नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10th दैट इज इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप। और इस चैप्टर का आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग ने इंडियन बायोडाइवर्सिटी, फिर जो दो रियल्म्स है, बायोलॉजिकल रियल्म्स है, फिर हमारे जो बायोम्स है, कौन कौन से बायोम्स इंडिया में प्रेजेंट है, फिर जो 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं वो पढ़ा, फिर 25 हम लोग ने जो बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस है उनके बारे में पढ़ा, फिर एनिमल किंगडम से रिलेटेड हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में मेनली हमारा जो प्लांट किंगडम है यानी फ्लोरा जो है ना, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले वाले अगर चैप्टर्स नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। उसको देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है चैप्टर्स के, वीडियोस के, वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज जो है प्लेलिस्ट में, वहां पर सारे ही वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मेन हमारा जो एम्फोसिस है इस चैप्टर का वो है हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट जो फ्लोरा है उसको हम लोग स्टडी करेंगे और वो भी हमारा मेन एम्फोसिस इंडिया से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो द फ्लोरल डाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ द प्लांट डाइवर्सिटी इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। ठीक है, ये जो डेटा है ना, ये कभी कभी वैरी कर सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये वैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह में ऐसा होता है कि प्लांट का पॉपुलेशन कम हो चुका है या स्पीसीज बहुत कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन मोरलेस यही रहता है। तो इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। ठीक है, India represent nearly 11% of the world's known floral diversity। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मेगा डाइवर्स कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, तो उनमें से ऑब्वियसली इंडिया भी एक है और जिसमें फ्लोरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। जितना हम लोग ने फॉनल डाइवर्सिटी पढ़ा था वैसा ही हम लोग फ्लोरल डाइवर्सिटी को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें प्लांट जो है, तो बेसिकली प्लांट्स 5 किंगडम्स में बटे हुए हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वही चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऊपर ऊपर से जाना है। तो 5 जो किंगडम्स है बेसिकली, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, तो हम लोग कौन से बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो डिवीजन है दैट, एक तो वैसे प्लांट्स है जिसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है, वो देख कर ही नहीं लगेगा कि प्लांट है। और एक वैसा है जिसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज है, मतलब कहने का मतलब है कि जो रूट है, स्टेम है और शूट है, ये सब जो पार्ट्स है, रूट स्टेम लीव्स वगैरह, ये सब जो है, ये जो नॉट डिफरेंशिएटेड है ना, इसमें नहीं है। इसमें हम लोग को अलग से रूट, अलग से शूट, अलग से लीफ ऐसा पता नहीं चलता है। सो दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। बट जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसमें डिफरेंशिएशन हमें पता चलता है। तो जिसमें पता नहीं चलता उसको हम लोग थैलोफाइट्स कहते हैं या थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा या फिर आसान भाषा में कहें तो एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, एल्गी हमारा फर्स्ट जो है किंगडम है। फिर जो जिसमें डिफरेंशिएशन मिलता है प्लांट बॉडी में, ठीक है, वो भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी इज विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज यानी उसको हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो उसमें वेस्कुलर टिश्यूज स्पेशली जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जो बेसिकली प्लांट्स में होते हैं, इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स, पानी ले जाने में हेल्प करते हैं। फिर फूड अगर बन जाता है, खाना बन जाता है, तो उसको भी मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों जो टिश्यूज है, मेनली जाइलम एंड फ्लोएम जो है, ये वेस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, और जिसमें प्रेजेंट होते हैं तो विद वेस्कुलर टिश्यूज, ये भी क्या है, दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, तो जो सीड्स प्रोडक्शन नहीं करता उनको हम लोग टेरिडोफाइट्स कहते हैं, जो कि तीसरा हमारा किंगडम है। तो दे डू नॉट बेसिकली, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, और एक जो है उसमें क्या है, दे प्रोड्यूस सीड्स, तो इसी को इसीलिए हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटो सीड्स उसको हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। लेकिन ये जो स्पर्मेटोफाइट्स है, ये भी दो अलग अलग क्राइटेरियाज में है। एक जिसके पास नेकेड सीड होता है, कोई कवरिंग नहीं होता है, तो उस वो जो है हमारा जिम्नोस्पर्म्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कोई अलग कवरिंग नहीं मिलता, तो ये जिम्नोस्पर्म हो गया। और जिसमें सीड्स बेसिकली फ्रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, तो वहां पर एक कवरिंग मिल जाता है, तो वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स।
और फर्दर अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म्स में भी दो अलग अलग है, जो एक होता है डाइकॉट एंड दूसरा होता है मोनोकॉट्स। तो डाइकॉट का मतलब ही समझ आते हैं कि डाई मीन्स टू, तो जिसमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस वैसे प्लांट को हम लोग डाइकॉट कहते हैं, जैसे मैंगो हो गया, ठीक है। और जिसमें एक कॉटिलेडन, सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं, सिंगल कॉटिलेडन, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशंस हैं। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा कि पांच मेन मेन जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है ना प्लांट्स के, वो है एक तो थैलोफाइटा दैट इज एल्गी, second is bryophyta, third is pteridophyta, fourth is gymnosperm and fifth is angiosperm। तो ये आपको याद रखना है, एल्गी या फिर थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ABPGA ये है आपका सीक्वेंस, आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, ईच ग्रुप को हम लोग जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो है एल्गीज यानी थैलोफाइटा। अब इस फोटो में देख सकते हैं ये बहुत बहुत क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मेनली होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंड दे आर ग्रीन, ठीक है, ग्रीन होते हैं, मैक्सिमम ग्रीन होते हैं, एंड नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स पार्ट। नॉन डिफरेंशिएटेड मैंने पहले ही बताया कि कोई ट्रू रूट्स या ट्रू स्टेम ट्रू लीफ ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है। इसमें ट्रू डिफरेंशिएशन जो है प्लांट्स पार्ट के वो नहीं नजर आते। ग्रीन है क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल है तो इसीलिए ये क्या है, तो ये ऑटोट्रॉप भी है, मतलब ये खुद खाना बना सकता है। दीज आर बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खुद प्रोडक्शन कर सकता है। तो दैट्स व्हाई एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बेसिकली ऑटोट्रॉपिक एंड दे यूजुअली ग्रो इन वाटर और मॉइस्ट सिचुएशन। ज्यादातर ये हमें एक्वाटिक बॉडीज में ही जो है एल्गीज मिलते हैं। अब एल्गीज जो है अलग अलग वाटर बॉडीज में भी बहुत अलग अलग मिलेगा। कोई फ्रेश वाटर में मिल सकता है, कोई मरीन वाटर में मिल सकता है, ब्रैकिश वाटर मिल सकता है, अलग अलग मिल सकता है। एंड देयर कलर में ऑल्सो वैरी, ठीक है। तो कलर में ऑल्सो वैरी, जो मेन कलर होते हैं एल्गीज के भी अगर देखा जाए तो ग्रीन होते हैं एल्गी, ठीक है, कुछ रेड एल्गी होते हैं, कुछ ब्राउन एल्गी होते हैं। तो मेनली ये तीन ही होते हैं, ग्रीन रेड एंड ब्राउन एल्गीज मेनली होते हैं। और कुछ कुछ जैसे ब्लू ग्रीन एल्गीज भी बहुत एक्सेप्शन है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गीज ये सभी प्रेजेंट होते हैं। एंड ये बता ही दिया कि दे आर ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स। एग्जांपल जैसे कि डायटम्स, यूग्लेनोफाइटा, डाइनोफ्लेजेलेट्स, ठीक है, ये सब आ जाता है मेनली एल्गीज में, ठीक है। स्पाइरोगायरा, उलोथ्रिक्स, ये सब क्या है बेसिकली दिस आर और एल्गीज के अंदर में हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये पहला है। और एल्गी को इसीलिए थैलोफाइटा इसीलिए कहा जाता है। थैलोफाइटा का जो थैलस का मतलब होता है कि उसमें देर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। उस वैसे बॉडी पार्ट को मेनली थैलस, जो मेनली सबस्ट्रेटम को अटैच करता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा फंजाई, ठीक है। तो फंजाई बेसिकली जो फंजाई है ये प्लांट्स किंगडम में नहीं आता है। पहले ये प्लांट्स किंगडम में रखा गया था, लेकिन ये है इसको प्लांट्स में कंसिडर नहीं किया जाता, ना ही ये एनिमल के कैटेगरी में आता है। फंजाई जो है ये अलग ही किंगडम है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना प्लांट किंगडम में आता है ना एनिमल किंगडम में आता है, ये इट इज अ डिफरेंट किंगडम, ठीक है। एंड नॉन ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये फोटो देख सकते हैं, जो मशरूम्स होते हैं, है ना, कुछ मशरूम्स जो एडिबल भी होते हैं, मैक्सिमम जो मशरूम्स होते हैं वो नॉन एडिबल होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो बॉडी होता है उसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। हम लोग एक्चुअल में नहीं बता पाएंगे कि स्टेम रूट लीफ क्या है, नहीं है, ठीक है। और क्लोरोफिल नहीं होता है इन लोग में, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक। तो ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ज्यादातर जो ये ग्रो होते हैं दे ग्रो ईदर ऑन डेड एंड रॉटन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। उसको कहा जाता है जो डेड एंड रॉटन मरे हुए चीजों पे ग्रो करता है उसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। और लिव एज पैरासाइट्स ऑन अदर लिविंग बॉडीज। और कुछ कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं। वो कुछ कुछ जो होते हैं बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, कुछ बॉडी के बाहर भी।
ठीक है। तो जैसे कि कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाई जो है वो ईस्ट ले लेते हैं। ईस्ट क्या है? वो हमारा सैक्रोमाइसिस सेरिवेशिया। ठीक है। ये सिंगल सेल यूनिसेल्युलर बेसिकली फंजाई है। ठीक है। जो हम लोग बेसिकली हम लोग बहुत सारे खाने में भी यूज किया जाता है, जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इन सब में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं, है ना। बहुत सारे पकवान बनते हैं, खमीरी रोटी वगैरह बनता है। तो कुछ जो होते हैं फंजाई दैट आर ऑब्वियसली हेल्पफुल, एंड बहुत सारे जो होते हैं जैसे कि ये सैप्रोफाइट्स पैरासाइट, ये क्या होता है? डिजीज कॉजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। बहुत सारे बीमारियां होती है, जैसे रिंग वॉर्म्स हो गए, है ना, कोई फंगल डिजीज हो गया, तो ये ऑब्वियसली फंजाई के कारण होता है। जैसे कि एग्जांपल जैसे ले सकते हैं मूल्स एंड मशरूम्स। ठीक है। तो कुछ मशरूम जो होते हैं वो ऑब्वियसली एडिबल होते हैं, बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। लेकिन मोल्ड जैसे कि हम लोग, आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड, ठीक है, जो बहुत क्यों मना किया जाता है? जो एक्सपायर्ड ब्रेड होता है वो नहीं खाना चाहिए, या ब्रेड को अगर आप कुछ दिनों के लिए ऐसे ही बाहर रख देते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा पानी उसमें डाल देते हैं और कुछ दिनों के लिए बाहर रख देते हैं, उसको बाद देखेंगे वो ब्रेड, सफेद ब्रेड जो है वो काला पड़ गया है। तो काला वो क्यों पड़ गया है? तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ठीक है, वहां पर फंजाई का जो है वो ग्रोथ हो गया है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो वो सब भूल कर भी कंज्यूम मत कीजिएगा। तो बहुत बार होता है अचार जो होता है, अचार में अगर आप गीले हाथों से अगर अचार बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा चांसेस होता है कि अचार के अंदर में भी फंजाई ग्रो कर सकता है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे फंजाई भी हेल्पफुल भी है, एंड बहुत सारे जो है पैरासाइटिक सैप्रोफिटिक भी है। और ये बेसिकली कॉस्मोपॉलिटेंस होते हैं, इनको थोड़ा मॉइस्चर और सेडी एरिया मिल जाएगा तो ये मैक्सिमम जगह में आपको दिख जाएंगे। मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वेस्टर्न घाट फॉलोड बाय द ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालयाज, इन सब जगह में ये फंजाई अलग अलग जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है। और डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके चार अलग अलग और भी ग्रुप्स होते हैं, तो वो सब हम लोग अभी फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि वो बायोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। एनवायरमेंटल साइंस के लिए आप इतना बेसिक याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया आर बेसिकली दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन क्लोरोफिलस। कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, विच लीड टू सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक एक्सिस्टेंस। ठीक है। खुद खाना नहीं बना सकते, तो इन लोग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक या पैरासाइटिक होता है। मेनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक। ठीक है। बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, पता ही होगा, जो बैक्टीरियल डिजीज होता है ना, जैसे कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, है टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, फिर स्ट्रेप्टोकोकस सैल्मोनेला टाइफी, ये क्या है? टाइफाइड कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोनिया जैसी बीमारियां कॉज करता है। तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज जो है, वाटर बॉर्न बहुत सारे डिजीजेस जो है वो पैथोजेनिक भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया। और बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया जो है वो बहुत हेल्पफुल बेनिफिशियल्स भी होते हैं, जैसे कि लैब, है ना, लैक्टोबैसिलस बैसिलस जो हमारे दही में होते हैं, कर्ड में होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे गट मेटाबॉलिज्म्स के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बहुत सारे हमारे बॉडी में जो है वो हमें बहुत हज़ारों हज़ारों तरह के बैक्टीरियाज़ हमारे बॉडीज़ में प्रेज़ेंट होते हैं, एंड दैट आर बेसिकली बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत गुड होते हैं, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ऐसे भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो बैड फॉर आवर हेल्थ होता है। तो हमें गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच में एक बैलेंस बना के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हो गया। बहुत सारे जो है बैक्टीरियाज़ का अगर देखा जाए तो दे आर सॉइल बोर्न एंड मेनी ऑफ देम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। तो बहुत सारे यूज़ होता है, बहुत सारे जो रिसर्च होता है वो इन पर किया जाता है। ठीक है। तो कैम्पाइलोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस, ई कोलाई, सैल्मोनेला। तो जैसे ई कोलाई हो गया, है ना, तो जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होता है, रिवर्स होते हैं, उसमें ई कोलाई जैसा बहुत मिलता है। सैल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है, बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज है लेकिन जो बैक्टीरिया से होता है। तो बहुत सारे ये बैक्टीरियाज के बारे में मोर और लेस बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लाइकेंस। ठीक है। तो लाइकेंस पहले भी एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो लाइकेंस बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस का परफेक्ट एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म और वो क्या था? तो पहले, अगर पहले के चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको याद होगा, म्यूचुअलिज्म ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ द पार्टीज आर बेनिफिटेड।
ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है, या फिर म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर लाइकेंस जो होता है वो बेसिकली दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ एल्गी एंड अ फंजाई, ठीक है। एक एल्गी और फंजाई के बीच में ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैक्सिमम जो होते हैं रॉक्स पे, ट्रीज पे, डेड वुड पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये इसको लाइकेंस को बोला जाता है पायोनियर स्पीसीज, क्योंकि ये फर्स्ट स्पीसीज होते हैं जो सक्सेशन में आता है, ठीक है। इसके बाद से ही जो है एल्गी या अलग अलग छोटे छोटे हर्ब्स, shrubs और बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं, तो दीज आर बेसिकली पायोनियर स्पीसीज। अब लाइकेंस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस तरह से है वो मैं बताता हूँ। एल्गी जो है वो क्या है, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, मींस दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। तो लाइकेंस क्या कर एल्गी जो होता है वो खाना तो बना सकता है, तो ये खाना जो है बेसिकली वो फंगस को भी देता है, तो फंगस को फ्री में क्या मिल जा रहा है, खाना। और फंगस किस तरह से हेल्प कर रहा है एल्गी को, तो एल्गी जो है उसको न्यूट्रिशन चाहिए या फिर उसको शेल्टर चाहिए, तो ये जो है वो मिलता है कहाँ से, ये मिलता है फंगस से मिलता है। तो फंगस जो है शेल्टर भी प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ जो एब्जॉर्ब करता है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करता है या फिर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, फंगस ही हेल्प करता है, क्योंकि फंगस का जो नेटवर्क होता है, हाइफल नेटवर्क होता है, वो बहुत फैला हुआ होता है। तो वो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होता है सॉइल में या पानी में, न्यूट्रिएंट्स उन सबको एब्जॉर्ब करता है, तो वो एब्जॉर्ब करके वो किसको दे देता है, वो एल्गी को दे देता है। और एल्गी क्या करता है, एल्गी खाना बनाता है, तो खाना जो है फंगस को भी मिलता है, एल्गी को भी मिलता है, शेल्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको जो है दोनों को ही, दोनों पार्टीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, ठीक है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। तो ये है लाइकेंस के बारे में, पायनियर स्पीसीज है, किसके बीच में है और किस तरह से है, वो सब कुछ आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट ग्रुप पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, वो है हमारा ब्रायोफाइट्स। तो अगर इसको बताया जाए तो ये होता है प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस। तो बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं, तो दिस आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है, तो बिकॉज ये लैंड पे भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। तो मेनली रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए जो है ये लैंड पानी में जाते हैं, ठीक है। So bryophytes are basically called amphibians of the plant kingdom. Their plant body is differentiated into small stem and simple leaves, but true roots are absent. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन मिल जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। एंड दे आर मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ भी मॉइस्चर है, थोड़ा शेडी प्लेसेस हैं जहाँ पर धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, सनलाइट जो है बहुत डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तो वहां पर मिल जाएगा। अब इस जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो भी दो फर्दर कैटेगरीज में बटे गए हैं, वो है लिवरवुड्स और दूसरा है मॉसेस, ठीक है। तो मॉसेस, दीज they are the second largest group of green plants in India, distributed largely in the eastern Himalayas, northeastern India, western Himalayas and western Ghats. तो ज्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में हमको लिवरवुड्स मॉसेस जो है मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर बारिश होते रहता है तो मॉइस्चर बहुत रहता है, ठीक है। डेजर्ट एरिया में ये सब बहुत बहुत रेयर चांसेस है। और मॉसेस ऐसा है, ये भी मॉसेस जो है ये भी क्या है, एक पायनियर स्पीसीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये भी जो सक्सेशन है उसमें हेल्प करता है। फिर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत, इसका भी इकोलॉजिकल जो है बहुत सारा बेनिफिट है। एंड मॉसेस कंस्टिट्यूट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंडियन ब्रायोफ्लोरा, फॉलोड बाय लिवरवुड्स एंड हॉर्नवुड्स, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है विद इन ब्रायोफाइटा। बस आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, डिफरेंशिएशन है लेकिन उतना अच्छी तरह से नहीं है, स्टेम लीव्स हम लोग बट है, लेकिन ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। फिर मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, कहाँ कहाँ इंडिया में ग्रो करते हैं ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। दिस आर बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रायोफाइटस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसमें पी जो होता है साइलेंट होता है, जो बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं है उनको मैं बता दे रहा हूँ, तो दिस इज टेरिडोफाइटा, ठीक है। द टेरिडोफाइटा हैव well developed well differentiated plant bodies consisting of root stems and leaf। तो यहाँ से जो है हमें बेसिकली हमें क्या है वहां पर ट्रू डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट स्टेम्स एंड लीव्स हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है। एंड मोर एवर दे पोजेसेस वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। इनके पास जो होता है वेस्कुलर बंडल जो होता है जाइलम फ्लोएम, ये प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब
जो आप अगर रामायण पढ़े होंगे या देखे होंगे तो उसमें जो संजीवनी बूटी होती है ना? तो ये जो है इसी ग्रुप में ही आता है, इसी प्लांट के ग्रुप्स में बेसिकली संजीवनी बूटी जो है, जिसको सेलेजिनेला कहा जाता है, तो वो इसी ग्रुप में मेनली पाया जाता है। ठीक है, अब एग्ज़ैक्टली है या नहीं, लेकिन यही इसी ग्रुप का ही है। क्योंकि जो संजीवनी बूटी है और जो आज अभी का जो सेलाजिनेला है, वो ऐसा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि हाँ, सेलाजिनेला से बहुत रामबाण इलाज हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि दैट बिलॉन्ग टू दिस ओनली ग्रुप स्टेरॉइड फाइटर। ठीक है, they possesses vascular bundles, most of them are terrestrial plants, ठीक है, and some of them also love moist and shady places, ठीक है, and some of them are aquatic, ठीक है, लेकिन most of them are terrestrial plants, and this group includes vascular cryptogams like club mosses, horsetails, ferns, ठीक है। तो जो हमारे बुके होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इस फर्न्स के पत्ते जो है यूज किया जाता है, डेकोरेटिव पर्पस ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं, मन के इनके जो गैमेट्स होते हैं बेसिकली ये हिडन होते हैं। ठीक है, ये हिडन होते हैं एंड दे आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में है, ईस्टर्न हिमालयाज रिच इन टेरिडोफाइटिक डाइवर्सिटी फॉलोड बाय साउथ इंडिया, एंड नॉर्थ इंडिया में भी ये ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो जहां पर भी मॉइस्चर है, शेडी प्लेसेस है, ऑब्वियसली ये मिल जाएगा। जो डेजर्ट एरिया में ये सब प्लांट जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये टेरिडोफाइटा के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे वो है हमारा जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड। ठीक है, तो इसमें सीड्स तो होता है लेकिन नेकेड होता है। इसका मतलब क्या है, सीड रहेगा उसका कोई आउटर कवरिंग जैसे फ्रूट्स होता है, वो कवरिंग जो होता है इसमें नहीं होता है। ठीक है, बस वो नेकेड ऐसे सीड्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप कोन्स देखे होंगे पहाड़ी एरिया में, अगर कोई रहता होगा तो कोन्स मिलता होगा पाइन ट्री के, साइकस के, है ना? ये ऐसे बहुत सारे जो है मिल जाएंगे, सीड्स बेसिकली होता है। तो जिम्नोस्पर्म से आपको याद रखना है, दे आर नेकेड सीडेड प्लांट। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है नेकेड सीडेड प्लांट का मतलब कौन है, तो वो जिम्नोस्पर्म है। एंड दे हैव वेरी simple flowers without any accessory whorls, stamens and carpels remain aggregated in the cones। ठीक है, तो जो नॉर्मल फ्लावर हम लोग देखते हैं, कोई भी देखते हैं, तो उसमें जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो सारे जो पार्ट्स होते हैं, है ना, वो अच्छी तरह से विजिबल है। इंडिविजुअली हम लोग उसको तोड़ के देख सकते हैं, अलग 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 कर सकते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसमें अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते। तो अब जैसे जैसे हम लोग प्लांट ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप देख सक रहे हैं कि एक पूरा इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो प्लांट ग्रुप पढ़ेंगे यानी एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है और सबसे ज्यादा न्यू है इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन के टर्म्स में ये बहुत न्यू है। और सबसे इवोल्यूशन के टर्म्स में सबसे जो पुराने होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया ही होते हैं, और उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है वो अगर हम लोग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वो सबसे पहले आए हैं। एंड एंजियोस्पर्म जो है वो मोर एडवांस्ड है एंड दे आर न्यू। बस आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन बिटवीन द फ्लावर्स पार्ट जो है वो नहीं नजर आएगा, एक कोन्स में मेनली जो है ये सब कुछ प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द कार्पेल्स एंड आर डायरेक्टली पॉलिनेटेड बाय द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, एंड पोलन ग्रेन इनका जो ट्रांसफर ऑफ जो पोलन ग्रेन होते हैं यानी पॉलिनेशन होता है वो इसी तरह से होता है। एंड देयर इज नथिंग लाइक ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ये बहुत अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं है। एंड नेचुरली देयर इज नो फ्रूट, इसीलिए इसको नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है। एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, नेटम हो गया, ये नेटम। फिर जो लिविंग फॉसिल जिनको बोला जाता है जिनको बाइलोबा। ठीक है, जिनको बाइलोबा जो है वो क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, फिर पाइनस जो पाइन के पेड़ होते हैं जिससे पाइन ऑयल निकाला जाता है, फिर जो चिलगोजा जो ड्राई फ्रूट है वो इसी से ही आते हैं। तो बहुत सारे इसके भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर ये जो पहाड़ी एरियाज होते हैं बिटवीन द हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर ज्यादातर हमें ये मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म मोस्ट जो है एडवांस्ड है एंड दे आर क्लोज्ड। एंजियो का मतलब ही होता है क्लोज्ड, तो देस आर क्लोज सीडेड प्लांट्स। तो जितने भी, या फिर हम लोग उसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग फ्लावर हैं, अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये एंजियोस्पर्म्स के कैटेगरी में आते हैं।
And these are the most highly developed plants which bears flower having conspicuous accessory and essential roles. तो sepals, petals, जो भी ovary है, pollen grains, anthers, stamen, stigma, ये सब कुछ जो है अलग अलग जो है इसमें प्रेजेंट होता है, हम लोग आइडेंटिफाई किया जा सकता है जब इसका डाइसेक्शन किया जाता है तो किया जा सकता है. विद द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवरी यूजुअली डेवलप इनटू द फ्रूट. ठीक है. एंड ओव्यूल्स जो है डेवलप होते हैं सीड में, ये बहुत बार पूछा जाता है. तो ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है. बेसिकली मैच्योर्ड जो ओवरी होता है उसी को ही फ्रूट कहा जाता है. एंड जो ओव्यूल्स होता है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दस द सीड रिमेन्स विद इन द फ्रूट. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सीड होता है वो नेकेड नहीं रहता है, उसके बाहर में कवरिंग होता है. ठीक है. जैसे आम हो गया, जैसे केला हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, सब क्या है, दिस बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म्स. इसके सीड जो होते हैं अंदर होते हैं, बाकी जो फ्रूट होता है बाहर में मिलता है. तो इंडिया हैज मोर देन 7% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. और ज्यादातर जो स्टडी हुआ है वो इसी में ही हुआ है क्योंकि ये बहुत इजीली विजिबल है. हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर बहुत लोगों को ये इंटरेस्टिंग भी लगता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, फ्लावर है वगैरह है. लेकिन जो पहले के जो प्लांट्स है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना, इंफॉर्मेशन बहुत नहीं मिलता है, इसीलिए वो उतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है. ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है, इस पर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हमें 7% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन फ्लावरिंग प्लांट जो है पाया जाता है. अगर हम लोग बैक्टीरियाज या फिर ब्रायोफाइट्स, टेट्रोफाइट्स इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो इसका भी हमें डिस्कवरी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट जो हम लोग, ये तो हो गया हमारे जितने भी प्लांट्स में आते थे सारे ही ग्रुप्स हम लोग कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट वी विल कवर व्हाट फ्लोरल एंडेमिज्म. ठीक है. तो एंडेमिज्म या फिर मैंने बहुत बार पहले भी बताया एंडेमिक स्पीसीज के बारे में. ठीक है. तो एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. और उस एरिया के अलावा जो है वो कहीं और नहीं मिलते हैं नेचुरली. ठीक है. नेचुरली वो और कहीं नहीं मिलते हैं. ठीक है. जैसे लायन टेल मकाक हो गया, है ना, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी वगैरह में मिलेंगे. फिर स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जो फ्लावर है नीलगिरीज के, है ना, वो सिर्फ नीलगिरीज ही में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है. तो कुछ ऐसे फ्लोरा होते हैं या फौना होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिलते. जैसे पोलर बियर, वो पोलर रीजन में मिलेगा, अब हम सहारा डेजर्ट में तो नहीं मिलेगा. तो ऐसे को ही मेनली एंडेमिज्म कहा जाता है. तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा एंडेमिज्म आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ जो जो ग्रीन डॉट है, जैसे कि ये जो पार्ट है दैट इज बिलोंग टू वेस्टर्न घाट्स, है ना. फिर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज है, ये जो सेंट्रल हिमालय वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें क्या है, डाइवर्सिटी देखने मिलती है, एंडेमिज्म देखने मिलता है. फिर ये पार्ट जो है अंडमान निकोबार पर, ये यहाँ पर भी बहुत ज्यादा एंडेमिज्म है. ये तो और ज्यादा एंडेमिज्म इसलिए हुआ क्योंकि ये आइलैंड है, तो यहाँ पे एक जोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है. तो यहाँ पर तो और ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज जो हमारे मेनलैंड इंडिया में नहीं मिलता होगा वो यहाँ पर देखने मिल जाता है. फिर जो यहाँ श्रीलंका वाला रीजन है, तो ये क्या है, बेसिकली बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रीजन है. तो चार जो है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रीजन है, वेस्टर्न घाट, एक इंडो श्रीलंका वाला है, फिर एक म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, और एक अंडमान निकोबार जो सुंदरलैंड कहते हैं वो है हमारे इंडिया में. तो चार बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है. अब वहीं पर जो है फ्लोरल एंडेमिज्म भी देखने मिल जाता है. तो पेनिनसुलर इंडिया इंक्लूडिंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में 2600 स्पीसीज है. ईस्टर्न हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 2500 स्पीसीज है. ठीक है. जबकि नॉर्थ ईस्टर्न वाला ये इसमें छोटा पड़ जाता है एरिया. ठीक है. मैक्सिमम बहुत ज्यादा रिसर्च अभी हुआ भी नहीं है. फिर आता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज. ठीक है. ये नॉर्थ वेस्टर्न में, तो कंपैरेटिवली अगर हिमालयस को कंपेयर किया जाएगा तो वेस्टर्न हिमालयस है वहां पर उतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जितना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है. ठीक है. तो 800 है. एंड अंडमान निकोबार में 2500 स्पीसीज है. ये इसका एरिया कम है इसीलिए ये, और स्टडी भी बहुत ज्यादा, रिसर्च भी बहुत कम ही हुआ है अंडमान निकोबार में, इसीलिए ये. ठीक है. बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये नंबर याद रखने के लिए क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहता है ना, कहीं पे नया डिस्कवरी हो गया हो तो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया रखने के लिए. देन वी कम टू द क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है. बहुत बेसिक है ये भी, कि एग्रीकल्चर रिमेन्स वन ऑफ द डोमिनेंट ड्राइवर्स एंड मेनस्टे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. आज भी है ना. हम लोग आज भी क्या है, एक तरह से एग्रीकल्चरल कंट्री है. तो द लार्ज मोजाइक ऑफ डिस्टेंट agro ecosystem characterized by variation in edaphic, climatic, and geographic features has contributed to diverse cropping patterns and system across the country. है ना. तो हमारा जो सॉइल फैक्टर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जोग्राफिक रिलीफ, टोपोग्राफी, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट है पूरे इंडिया का ही.
तो इसी कारण से जो हमारे क्रॉप्स भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो उस डाइवर्सिटी को, जो क्रॉप की डाइवर्सिटी या क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको मेंटेन रखना या उसको बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जिस रफ्तार से हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, जिस रफ्तार से हमारा नीड फॉर जो खाना है वो बढ़ रहा है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में भी बदलाव करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम देखा गया है कि जब खरीफ का सीज़न होता है, तब हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, पैडी लगाते हैं। मैक्सिमम इंडिया में आपको जहाँ-तहाँ सिर्फ़ पैडी ही पेड़ पैडी मिलेगा, और जब रबी का सीज़न होगा तो ज़्यादातर हमें नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट्स वगैरह में, सेंट्रल पार्ट में ज़्यादातर गेहूँ मिलेंगे, सरसों मिलेंगे, है ना? तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई नहीं किए हैं क्रॉप्स को, है ना? जैसे जो मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या होता है, ये कम पानी में भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स को भी हम लोग को अ, ग्रो करवाना पड़ेगा। फिर जो एग्रो फ़ॉरेस्ट्री का टेक्नीक है, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और फ़ॉरेस्ट्री भी साथ-साथ कर रहे हैं। तो वो सब टेक्नीक्स हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स में चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And India stands seventh in the world in terms of contribution of species to agriculture and animal husbandry. ठीक है, एंड द नेशनल जीन बैंक, जो कि है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि दिल्ली में ही है। ठीक है, और इसका जो मेन जो रिसर्च सेंटर कह सकते हैं, वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। प्लांट से रिसर्च बहुत ज्यादा जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स दिल्ली में है, एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ यूनिक एक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बेसिस एज बेस कलेक्शन फॉर पोस्टेरिटी, प्रिडोमिनेटली इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। तो जो हम लोग आपने पहले भी पढ़ा होगा इन सिटू एक्स सिटू मोड ऑफ कंजर्वेशन में, जिसमें हम लोग ने जर्म प्लाज्म जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, फिर सीड बैंक के बारे में पढ़ा था। तो इसमें यही चीज जो है, इनको कंजर्व करके रखा जाता है, ताकि रिसर्च हो सके और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसी जो है वो हम क्रिएट कर सकें, और ऐसे बना सके जो जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी, जैसे कि लो वाटर कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, हाई सैलिनिटी कंडीशन में ग्रो कर सकता है, या जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स अनफेवरेबल हो जाते हैं उसमें भी वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, और जो हमारे फूड सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम रहता है, वो हम लोग को ना फेस करना पड़े, है ना? तो ये सब जो है इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप डाइवर्सिटी करना, और जर्म प्लाज्म सीड बैंक को प्रमोट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वी कम टू द लाइफ स्टॉक जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब लाइफ स्टॉक भी कैसे पीछे हो सकते हैं, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट है ना, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इन सब में। तो इंडिया हैज अ वास्ट रिसोर्सेस ऑफ लाइफ स्टॉक पोल्ट्री एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी, है ना? गांव के बहुत लोगों का जो घर है, ये लाइफ स्टॉक से चलता है, खेती बाड़ी से चलता है। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए, तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ बफेलोस, second in terms of cattle and goats, third in terms of sheep, fourth in terms of duck, fifth in terms of chicken, and sixth in terms of camel in the world. तो ये से देख सकते हैं लाइफ स्टॉक हमारा जो है कितना ज्यादा हम लोग रिच है इन सब में। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि पहले के समय में क्या थे, जितने भी हमारे पास गाय भैंस या जो ब्रीड्स होते थे, ज्यादातर वो देसी, जो हम लोग कहते हैं देसी ब्रीड्स के हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जो नेटिव ब्रीड या इंडिजिनस ब्रीड कहते थे ऑफ कैटल, बफेलोज, गोट, शीप, स्वाइन, इक्वाइंस, कैमल्स एंड पोल्ट्री। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, एक्सोटिक ब्रीड जिसको कहा जाता है, उन पे बहुत ज्यादा हम लोग जोर डाल रहे हैं, कि कहा जाता है वो कि सुप्रीम माना जाता है उनका, जो स्पेशली कैटल्स में देखा जाए, जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, जो दूध देने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड जो डिजीजेस है ना, ये पोल्ट्री डिजीजेस या कैटल में जो डिजीजेस होते हैं, इन सबको हम लोग उस तरह से एड्रेस नहीं कर पाते, है ना? तो बहुत बार जो है, जो इंडिजिनस जो स्पीसीज है, उनका पॉपुलेशन बहुत बहुत डिक्लाइन होते जा रहा है, और ऐसा ना टाइम हो जाए कि इंडिजिनस या देसी जो स्पीसीज है वो मिलना बंद हो जाए। तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, उनको कम से कम कुछ परसेंटेज ऑफ जो है देसी ब्रीड्स रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवर द इयर्स एनिमल हस्बेंड्री हैज इंटेंसिफाइड इन इंडिया विद वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक ब्रीड्स, है ना? तो this has led to a reduction in the total genetic variability and population size of many local breeds, जो है वो कम कम होते जा रही है। And majority 85% of the domestic livestock in India is reared under low input production system। और इंडिया में ऐसा भी है कि जो उनको
अनाज चाहिए खाने के लिए, हरे भरे घास चाहिए, इनका जो है वो बहुत मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे फार्मर्स इतने पुअर हैं कि उनको खुद के लिए खाना नहीं मिल रहा है। तो जो वो लोग ने पाल पोस के रखा है जानवर को, उनको अच्छा खाना या जो एक उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमारा उनको गाय भैंस को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो भी उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत बार जो गाय भैंस होते हैं उनको इंजेक्शन दिया जाता है, दवाई दी जाती है कि वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग रन में नहीं वैसा हो सफल होता है। फिर बहुत जो गाय भैंस जो दूध नहीं देती है, उसके बाद में वो क्या कर दिया जाता है, तो जो जहाँ पर इन सब का मीट खाया जाता है, मीट फ्लेश वगैरह खाया जाता है, वहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो एक तरफ तो हम लोग इन सबको अपना देवी देवता मानते हैं, फिर हम लोग इसको बेचते भी हैं, उसका ऐसा यूज भी करते हैं। तो ये सब देखने की बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अगर हम लोग देखते हैं, बहुत ऊपर ऊपर से चलेंगे, ये पहले भी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। तो जैसे कि वाइल्ड हिमालयन माउंटेन सिस्टम में देखा जाए तो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, स्नोफॉल जो होता है ज्यादा होता है। तो यहाँ पर टेम्परेट कंडीशन है। लेकिन ईस्टर्न जो हिमालयाज है, यहाँ पर देर इज स्नोफॉल होता है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में होता है। ठीक है, जनरली हाई ऑल्टीट्यूड में होता है, नहीं तो लोअर ऑल्टीट्यूड में रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो लोअर ऑल्टीट्यूड में जो कंडीशन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के तरह होता है। इधर में जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, जो अरुणाचल प्रदेश इस तरफ में है, सिक्किम का नॉर्दर्न साइड्स वाले में, वहां पर रेन स्नोफॉल वगैरह वहां पर होता है। ठीक है, तो नीचे में तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंडीशन है। तो जो फ्लोरा एंड फौना है हिमालयस को, वो देख सकते हैं डिफरेंट है, अलग अलग। तो जो हिमालयन फुट हिल्स है, ठीक है, तो वहां पर जो फ्लोरा होता है, नेचुरल मॉनसून एवरग्रीन, सभी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, जैसे कि साल के पेड़, सिल्क कॉटन ट्री, जायंट बैम्बूस, टॉल ग्रासी मीडोज विद सवानाज इन तराई, जो तराई क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो फुट हिल्स पे होता है, जैसे कि आपको ये जो है, ठीक है, ये जो नेपाल से रिलेटेड है। ठीक है, नेपाल जो बिहार बॉर्डर और नेपाल के है, यूपी बॉर्डर, ये जो एरिया है ये क्या है, तराई क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्रासलैंड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी जमा रहता है, तो ग्रासलैंड वगैरह बहुत मिल जाता है। फिर वेस्टर्न हिमालयस देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ज्यादातर रोडोडेंड्रॉन, रॉक हिल, बैम्बूज, बर्च ट्रीज, एल्पाइन पास्चर, ये सब मिलते हैं। और जब स्नोफॉल होने लगता है तो ये सब भी बहुत बहुत कम हो जाते हैं। ईस्टर्न हिमालयस में ओक्स, मैग्नोलियास, लॉरेल्स, बर्चेस कवर्ड विद मॉस, फर्न्स, कनिफेरस ट्रीज, ये सब जो है, लाइकेंस, बैम्बू, ये एपिफाइट्स, बहुत बहुत हजारों टाइप्स की वेराइटी एंडेमिज्म जो है वो ईस्टर्न हिमालयस जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहां पर मिल जाती है। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में है, तो इट हैज बेसिकली टू जोन्स है। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया एंड इट्स एक्सटेंशन ऑफ ड्रेनेज बेसिन्स टू द गैंजेस, ठीक है, गंगा नदी के आसपास वाला एरिया, एंड द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, द थार डेजर्ट जो है इंडिया का। तो पेनिनसुलर इंडिया में अगर देखा जाए, जो मैक्सिमम एरिया जो हमारा ऑक्यूपाई होता है 43%, पिछले वीडियोस में देखा था, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ये ज्यादातर जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है यही सब है। फिर स्क्रब वेजिटेशन डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। स्क्रब वेजिटेशन मेनली जहां पर रेनफॉल ह्यूमिडिटी कम होता है वहां पर होता है। ऑब्वियसली मॉइस्ट डेसिडियस जहां पर रेनफॉल और ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। फिर फ्लोरा भी देखा जाए तो साल के पेड़ मिल जाएंगे, जिसको सोरिया रोबुस्टा भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है। फिर टीक के पेड़ है, बहुत अच्छे पेड़ होते हैं फर्नीचर वगैरह के लिए, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रीज है, वन ऑफ द। फिर वेस्टर्न घाट्स में जो एवरग्रीन वेजिटेशन मिल जाएगा, पूरे साल भर एवरग्रीन रहता है। इन ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, अरावली हिल्स जो होता है, ट्रीज आर बेसिकली स्कैटर्ड थॉर्नी स्कर्ब स्पीसीज, प्रीडोमिनेंट कैक्टस वगैरह, ये सब जो है ज्यादातर, सॉरी, कैक्टस वगैरह थॉर्नी मिलते हैं, लेकिन अगर डेजर्ट में पूरा चल जाएंगे वहां पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो अरावली हिल्स के ईस्टर्न पार्ट में होता है वहां पर हमें थोड़ी बहुत ग्रासलैंड वगैरह और जो थॉर्निस पेड़ होते हैं ना, जो जैसे खेजड़ी के पेड़ हो गए, बबूल के पेड़ हो गए, ये सब पेड़ जो है बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट दैट विल बी इंडियन डेजर्ट में अगर देखा जाए तो थार डेजर्ट वाला में, वहां पर तो ऑब्वियसली फ्लोरा एंड फौना बहुत डिफरेंट है। वहां पर थॉर्नी ट्रीज मिलते हैं, रिड्यूस्ड लीफ, कैक्टस, सकेलेंट्स वगैरह जो है ज्यादातर मिलते हैं, डिस्कस पहले भी हुआ है। नेक्स्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में, ये तो सबसे सबसे
डाइवर्स होता है, क्योंकि ये बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी, सनलाइट सब मिलता है। तो ये ज़्यादातर जो वेस्टर्न घाट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहीं पर ज़्यादातर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। तो इट इज़ डेंसली फॉरेस्टेड गॉर्जेस ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशंस नोन एज शोलास ऑकर इन द नीलगिरी हिल्स। तो एक जो 16 टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ना, डेंसली फॉरेस्टेड गॉर्जेस ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशन जो है वो मिलता है बेसिकली केरला वाला रीजन में, जो नीलगिरी वाला रीजन है वहां पर 16 फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है। 16 ऑल्सो ऑकर इन अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स, ठीक है। एंड रेन फॉरेस्ट में हर टाइप के स्पीसीज आपको मिल जाएंगे, हर टाइप के मॉसेस, फर्न्स, एपिफाइट्स, जो छोटे छोटे हर्ब्स जैसे होते हैं, ऑर्किड, लियानास, वाइन्स, हर्ब्स, श्रब्स, अलग अलग हैबिटेट जो इबोनी ट्रीज, ये सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें स्ट्रेटिफिकेशन इन रेन फॉरेस्ट बहुत आसानी से 3 हॉरिजेंटल लेयर्स मिल जाता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या है, हॉरिजेंटल लेयर्स बनता है। एक तो लेयर हो गया जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, ठीक है, मॉसेस, फर्न्स, एपी जो होते हैं उनका मिल जाता है। फिर दूसरा जो है उससे थोड़े बड़े बड़े जो श्रब्स वगैरह होते हैं, है ना, उनका मिल जाता है। और तीसरा जो है जो बहुत टॉप वाले पेड़ होते हैं, जो बहुत ऊंचा ऊंचा पेड़ होते हैं, इबोनी ट्री, इन सब का, तो वो ऊपर से एक एरियल व्यू हमें नजर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट 3 डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर में मिल जाता है, ठीक है। तो 3 अलग अलग फॉरेस्ट लेयर आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज हैं, सुंदरबन जो बेसिकली जो सुंदरी ट्रीज, बेसिकली मैंग्रोव ट्रीज है, यहाँ पर मिल जाता है बहुत ज्यादा। फिर जायंट डिप्टेरोकार्पस, टर्मिनेलिया, लेजरोस्टोमिया, ये सब जो है डोमिनेंट ट्रीज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैंग्रोव स्वाम्स ऑफ सुंदरबंस, ठीक है। तो ये डेल्टास जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला जगह है, वहां पर जो वेस्ट बंगाल और मैक्सिमम जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में आ जाता है, ठीक है। तो वहां पर हमें मैंग्रोव स्वाम्पी जो फॉरेस्ट है वो मिल जाता है, ठीक है। एंड द लोअर टाइडल जो जोन्स होता है वहाँ, या पायनी ट्रीज जैसे कि सोनोरेटिया एंड एविसेनिया जो है, ये लोअर टाइडल जोन में मिलता है, ठीक है। लोअर टाइडल जोन में ये मिलता है हम लोग। फिर उसके बाद अगर मूव करेंगे तो अबव दिस जोन्स आर राइजोफोरा, ब्रुगेरिया, एक्सेसेरिया, सेरोपोस ट्री फॉरेस्ट जो है वो मिल जाता है। और ये जो है 70% जो मैंग्रोव फॉरेस्ट यही ऑक्युपाई करता है, राइजोफोरा, ब्रुगेरिया, ठीक है। एंड उसके बाद वाला जो लेवल आता है, अबव दिस लेवल देयर आर सपोर्टिंग फॉरेस्ट ऑफ फिनिक्स एंड एसोसिएशन विद एक्सेसेरिया, ठीक है। एंड देयर आर हर्टेरिया फॉरेस्ट, ठीक है, हर्टेरिया फॉरेस्ट इन द हाईएस्ट पोर्शन विद थिक अंडरग्रोथ ऑफ फिनिक्स एंड नीपा पाम्स, ठीक है। ये सब फॉरेस्ट के मिली ट्रीज के नाम होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर भी जो है स्ट्रेटिफिकेशन जो है मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं, बाई चांस इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। बेसिकली जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है उससे रिलेटेड तो पूछा ही जा सकता है। तो ये सारे ही उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारा चीज, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग जितना भी फ्लोरल वाला पार्ट था वो कवर कर चुके हैं, और इसी के साथ चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। तो ये वीडियो में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, उसे भी जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जो भी डाउट सजेशन वो कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।